आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रोसिस के बारे में। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। एंडोमेट्रोसिस यानी कि यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जब भी वो यूट्रस से बाहर कहीं भी इम्प्लांट करके ग्रो करना शुरू कर दे तो उसको हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थिक हुई होती है ये शेड ऑफ हो जाती है, लेकिन जब भी ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस के अलावा किसी भी और ऑर्गन के पास ग्रो करनी शुरू करे तो उसको कहीं आउटलेट तो मिलता नहीं है, तो वो शेड भी नहीं हो सकती है, तो उस जगह पर फिर पेन, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है और वो जगह आपस में जाती है चिपक, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में एडहेशंस कहते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आकर जिनको एंडोमेट्रोसिस है पूछते हैं कि मैम ये होता क्यों है। देखिए, एक बहुत सारी थ्योरीज इसके लिए हैं, पर मैं कहूँगी ऐसे कोई एक थ्योरी अभी भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, जो सबसे कॉमन हम देखते हैं कि यूट्रस के जरिए क्या होता है कि जब ट्यूब्स में ये ब्लड रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टा फ्लो करना शुरू कर देता है, और ये जब उल्टा फ्लो करता है तो ये जाके ट्यूब्स में कलेक्ट होता है, ओवरीज में कलेक्ट होता है। अगर ओवरीज में कलेक्ट होता है तो हमें ओवेरियन सिस्ट अल्ट्रासाउंड पर दिख जाती है। तो इसी तरह ये जगह जगह स्पिल होकर जहां भी ये स्पिल होता है वहां पर ये एडहेशंस बन जाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में देखिए, बहुत पेनफुल पीरियड्स, मोस्टली इसका डायग्नोसिस तभी बनता है जब पेशेंट सिवियर डिस्मेनोरिया यानी कि सिवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स के साथ आते हैं। उनको एक पेल्विक प्रेशर सा पड़ता रहता है, एक ब्लोटेड सेंसेशन सी आती रहती है, सारा टाइम शरीर ऐसे फूला फूला सा लगता रहता है। कई पेशेंट्स को ड्यूरिंग पीरियड्स यूरिन और स्टूल पास करने में भी दिक्कत होती है, उनको पेन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो हुआ पेल्विक पेन, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्रेजेंटेशन आती है वो है इसकी इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होना। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए, अगर ये जगह जगह चिपक जाता है तो जब भी ओवरीज में से एग रिलीज होना होता है तो वो एग और ट्यूब और एग का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और एग जो है वो रप्चर होने के बाद वो ट्यूब में जा ही नहीं पाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी ये एंडोमेट्रोसिस होता है तो कहीं ना कहीं जो एग की क्वालिटी होती है, जो कि आम एक नॉर्मल महिला में और जिनको एंडोमेट्रोसिस है, दोनों के अंदर एग की क्वालिटी का भी काफी फर्क पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। डायग्नोसिस के लिए देखिए, सबसे पहले आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके सिम्टम्स को देखेंगे, उसके अलावा एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से काफ़ी हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर तो कोई ओवेरियन सिस्ट है तो वो आ जाती है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा अल्ट्रासाउंड एब्सोल्युटली नॉर्मल है और हम जब सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी वाइड स्प्रेड एंडोमेट्रोसिस दिखता है। उसके लिए देखिए, एंडोमेट्रोसिस का जो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होता है वो सिर्फ लैप्रोस्कोपी पर या हम जब भी सर्जरी करते हैं उसी के ज़रिए हमें पता चलता है। अगर हमें आपके डॉक्टर को पहले से ही पता है आपके अल्ट्रासाउंड में कोई ओवेरियन सिस्ट है, कुछ पहले से कहीं और एंडोमेट्रोटिक टिश्यू दिख रहा है, तो उसके लिए फिर उन केसेस में कई बारी हम MRI भी कराते हैं देखने के लिए कि एंडोमेट्रोसिस कहीं डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रोसिस यानी कि जो आपके बॉवल या रेक्टम को इन्वॉल्व कर चुका है या लेटरली स्प्रेड कर चुका है, यूरेटर को भी इन्वॉल्व कर चुका है, तो उसके लिए हम कई केसेस में हम MRI भी कराते हैं। एंडोमेट्रोसिस को चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, यानी कि जो पुराना इकट्ठा हुआ ब्लड है वो चॉकलेट कलर का हो जाता है, और यूजुअली जब भी हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो उसके अंदर सिस्ट है तो उसके अंदर से चॉकलेट मटेरियल मिलता है, या एडहेशंस बहुत सारी हमें मिलती हैं, या आपको ब्लूइश कलर के एंडोमेट्रोटिक पैचेस जो हैं वो जगह जगह एब्डोमेन में दिख जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि ये तो हमने समझ लिया कि सिम्टम्स क्या हुए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है। देखिए, ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। अगर तो आपको सिर्फ पेन है तो हम पेन किलर्स दे देते हैं, या हम अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो हम कुछ ऐसे मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग कम रहे। अगर इससे भी नहीं ठीक होता फिर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि 21 या 24 दिन वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो हम डाल देते हैं। अगर इन दोनों ट्रीटमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है फिर हम कुछ ऐसे इंजेक्शन भी आते हैं जिन्हें हम GnRH एनालॉग्स कहते हैं, जो कि एंडोमेट्रोसिस को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं।
अगर इन दोनों फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट से किसी भी ट्रीटमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी की। अगर तो देखिए आपको बच्चे चाहिए, अभी फर्टिलिटी डिज़ायर्ड है, तो फिर हम एंडोमेट्रोसिस की जो सिस्ट है उसको निकाल देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशन है उसको नॉर्मली रिस्टोर कर दें, ताकि प्रेगनेंसी में वो हेल्प करता है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमें एडहेजन्स दिखती हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। जो एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हैं उनको हम जगह जगह पर बर्न कर देते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं डिज़ायर्ड है, आपकी एज हो चुकी है, तो उन केसेस में हम कई बार हिस्टेक्टमी भी एडवाइस करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस भी एडवाइस किया जाता है। तो अगर आपको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है तो घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करिए डिटेल में। आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है नहीं करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाएगा। थैंक यू।